रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आज हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से शेष जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति चित्रण किस प्रकार से किया गया। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन एवं आलंकारिक रूप में किया है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम हुआ है। नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल प्रकृति भी संयोग काल में सुखद एवं वियोग काल में दुखद रूप में चित्रित की गई है। परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन एवं बारहमासे का चित्रण भी इन कवियों ने किया है, परंतु उसमें कोई नवीनता नहीं है। रीतिकालीन विलासी वातावरण में रमे हुए इन कवियों को इतना अवकाश ही कहाँ था कि वे प्रकृति के मनोहर स्वरूप पर रीझ कर काव्य रचना करते। सेनापति जैसे एक दो कवियों ने ही प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित किए हैं, अन्यथा बिहारी, देव, मतीराम, भिखारीदास आदि कवियों के षड ऋतु वर्णन में उद्दीपन रूप में ही प्रकृति चित्रण मिलता है। सेनापति को तो ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने सभी ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो वर्षाकाल का एक चित्र हम देख सकते हैं। सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारहियों दिसान घुमरत भरे तोय के, शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोय के। रीतिकाल के एक अन्य कवि पद्माकर का बसंत वर्णन भी बहुत आकर्षक बन पड़ा है। उन्होंने बसंत ऋतु के बारे में इस तरह से वर्णन किया है कि द्वार में दिसान में, धोने में देश देशान में, देखी दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बीथिन में ब्रज में, नवेलिन में वैलिन में, बनन में बागन में बनर्यो बसंत है। इस प्रकार से रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण किया। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का निरूपण अप्रस्तुत विधान के रूप में भी किया। उन्होंने प्रकृति से विभिन्न उपमान लेकर नायिका के अंग सौंदर्य का चित्रण किया, जैसे कमल, चंद्रमा, हंस, कोकिल, चातक, मेघ, पर्वत, पुष्प आदि इसी प्रकार के उपमान उन्होंने लिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के काव्य में भी प्राय सभी ऋतुओं का वर्णन मिलता है। रीतिकाल में यद्यपि प्रकृति चित्रण का अभाव नहीं है, लेकिन प्रकृति के प्रति इनका दृष्टिकोण तटस्थ ही रहा। छायावादी कवियों ने जिस प्रकार प्रकृति को आलंबन बनाकर मनोहर काव्य की रचना की, वैसा रीतिकाल के कवि नहीं कर पाए। अगली प्रमुख प्रवृत्ति है संकुचित जीवन दृष्टि। रीतिकालीन कवियों की जीवन दृष्टि अत्यंत संकुचित दिखाई पड़ती है। किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हुए, अपितु श्रृंगार रस प्रधान काव्य लिखकर उन्होंने आश्रयदाता विलासी राजाओं का मनोरंजन मात्र किया। अधिकांश कवि नायिका के कटाक्ष कुशल नेत्रों, रक्ताभा कपोलों, रससिक्त अधरों और द्युतिमान अंगों के सौंदर्य का निरूपण करने में ही कवि कर्म की सार्थकता समझते रहे। जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा उत्तम काव्य रचना के लिए की जाती है, उसका नितांत अभाव इस काव्य में मिलता है। इन कवियों ने जीवन के विविध पक्षों की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर श्रृंगार के सीमित वृत्त में ही केंद्रित कर ली। इसके बारे में डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है, ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। जीवन का फूलता हुआ सुधार ही उन्हें रूप प्रिय है। उसने जीवन का एक ही स्वरूप लिया
एक ही पक्ष लिया, यह इस धारा के कवि की संकीर्णता है, दुर्बलता है और एकांगिकता है। दरबारी वातावरण एवं विलासपूर्ण जीवन ने इन कवियों की दृष्टि को इतना संकुचित बना दिया था कि वे जीवन और जगत की व्यापकता पर दृष्टिपात ही नहीं कर सके। भक्तिकालीन काव्य जहाँ महान संदेश का वाहक हैं, वहीं रीतिकालीन काव्य में ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं होता। गंभीर चिंतन एवं व्यापक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति का कोई प्रयास रीतिकालीन कवि ने नहीं किया। उसकी आधार भूमि इतनी संकुचित है कि जीवन की अनेक रूपता के लिए वहाँ कोई स्थान ही नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति में है मुक्तक काव्य की रचना। रीतिकालीन काव्य में यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, लेकिन रीति कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की ओर ही अपनी रुचि ज़्यादा दिखाई। जब दरबारों में कवि दंगलों का आयोजन किया जाता हो और दूसरे से बाजी मार लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही हो, वहाँ प्रबंध रचना की प्रवृत्ति कैसे पनप सकती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, तो इसी से वह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो अलंकारिकता, चमत्कार, प्रियता एवं बहुज्ञता का प्रदर्शन करने हेतु भी मुक्तक रचना की प्रवृत्ति का विकास रीतिकाल में हुआ। तत्कालीन दरबारी वातावरण के लिए मुक्तक रचनाएं ही अधिक उपयुक्त थीं, क्योंकि राजा महाराजाओं के पास इतना अवकाश कहाँ था कि वे प्रबंध काव्य को सुनकर उसकी सराहना करते। कविगण तो एक ही दोहे या छंद में अपनी काव्य प्रतिभा का पूर्ण उत्कर्ष दिखाकर राजा महाराजा को चमत्कृत करने में विश्वास करते थे। बिहारी जैसे रस सिद्ध कवियों ने दोहे जैसे छोटे छंद में ही रस की अपूर्व सृष्टि की है। रीतिकालीन काव्य की अगली जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वह है ब्रज भाषा का प्रयोग। भक्तिकाल में जो ब्रज भाषा कृष्ण काव्य तक सीमित रही, वह रीतिकाल में आकर पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और लगभग 200 वर्षों तक हिंदी काव्य जगत पर एक छत्र शासन करती रही। रीतिकाल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही नहीं, अपितु संपूर्ण हिंदी क्षेत्र के कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। मराठी क्षेत्र भूषण ने, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने, बुंदेली क्षेत्र ओरछा में केशव ने तथा राजस्थानी क्षेत्र आमेर में बिहारी ने ब्रजभाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। निष्कर्ष यह है कि रीतिकाल तक आते आते ब्रजभाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। रीतिकालीन ब्रजभाषा अपने शब्द सौष्ठव, आनुप्रासिकता, मधुरता एवं पद लालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्ण उपयुक्त बन चुकी थी, किंतु उसमें कवियों ने मनमानी तोड़ मरोड़ भी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन ब्रजभाषा के इस दोष की ओर संकेत करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता की ओर पहुंचती है, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते हैं और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता है, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को ना होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में अवधि शब्दों एवं रूपों का इच्छानुसार प्रयोग किया है। बिहारी की भाषा में कीन, दीन जैसे क्रिया रूप इसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। इस काल की ब्रजभाषा में फारसी शब्दों का प्रयोग भी बढ़ चला था। रीतिकालीन ब्रजभाषा में फारसी शब्दों के प्रयोगाधिक्य पर टिप्पणी करते हुए रामचंद्र शुक्ल लिखते भी हैं कि राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का
अनुकरण हो रहा था और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार ही तक अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। रीति मुक्त कवियों की भाषा में लाक्षणिकता का सौंदर्य भी विद्यमान है। लक्षणा और व्यंजना का सहारा लेते हुए घनानंद जैसे कवि ने काव्य की भाषा की शक्ति का परिचय भी दिया। आचार्य शुक्ल ने घनानंद की काव्य भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा, घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। तो भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि रीतिकालीन ब्रज भाषा में एक ओर तो माधुर्य एवं नाद सौंदर्य विद्यमान है, तो दूसरी ओर उसमें अनुप्रासिकता एवं लाक्षणिकता होने से उसका सौंदर्य द्विगुणित हो गया है। इन कवियों की भाषा सामर्थ्य भी अपूर्व ही कही जा सकती है। रीतिकालीन कवियों ने कवित, सवैया, दोहे अधिक लिखे जो उनके वर्ण विषय के लिए पूर्णतः उपयुक्त छंद थे। इन कवियों ने एक ओर तो लक्षण ग्रंथ लिखे, हिंदी काव्य रसिकों को काव्य शास्त्र से परिचित भी कराया, तो दूसरी ओर श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखकर काव्य में माधुर्य का समावेश भी किया। बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है, जो अपनी काव्य कला, भाषा सामर्थ्य एवं आलंकारिकता के कारण एवं अद्वितीय कृति भी बन पड़ी है। तो बिहारी, देव, सेनापति, घनानंद, केशव, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों की रचनाओं से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल कहा जा सकता है। इसी तरह से अगली जो प्रवृत्ति है, दरबारी संस्कृति। रीतिकाल मुगलों की सत्ता का चरम वैभव काल था, तो मुगल साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, उत्तरोत्तर ह्रास और फिर पतन भी इसी काल में हुआ। शाहजहां के शासनकाल में रीति युग का प्रारंभ हुआ। राज दरबारों में वैभव, भव्यता एवं अलंकरण की प्रधानता थी। राजा और सामंत अपने दरबारों में गुणीजनों, कवियों, कलाकारों को प्रश्रय देते थे। शासकों में आत्म प्रशंसा का मोह एवं श्रृंगारिक मनोरंजन की चाह थी। ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसी भव्य कृतियों का निर्माण भी हो चुका था। उत्तर भारत के अधिकांश राजपूत राजाओं एवं सामंतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों का शासन दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा तक फैल गया था। शाहजहां के उपरांत औरंगजेब मुगल शासक बना, जो अपनी धर्मांधता एवं कट्टरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसका व्यक्तित्व रागात्मक तत्वों से रहित था और साहित्य, संगीत, कला के प्रति उसे कोई रुचि नहीं थी। तो औरंगजेब ने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध किए तथा राज्य का विस्तार भी किया, किंतु उसके बाद मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी विलासी, अयोग्य एवं असमर्थ शासक सिद्ध हुए। अनेक प्रदेशों में राजा एवं सामंतों ने अपनी स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित कर लीं। दक्षिण में मराठे स्वतंत्र हो गए। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण क्रमशः 1739 एवं 1757 ईस्वी में हुए, जिससे मुगल साम्राज्य की कमर टूट गई। कालांतर में अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर मुगल साम्राज्य को अपनी कठपुतली बना लिया। जहांदर शाह, मोहम्मद शाह रंगीले जैसे विलासी एवं कमज़ोर शासकों के राज्य में गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया। तो इस प्रकार से वेश्याओं, तबलचियों एवं सारंगी वादकों का राज्य कार्य में दखल होने लगा और शासन व्यवस्था निरंतर कमजोर होती गई। तो इस प्रकार रीतिकालीन जो संस्कृति, रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है वो दरबारी संस्कृति। इसी कारण से
इन कवियों ने अपने काव्य में दरबारी संस्कृति का ही प्रदर्शन किया। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की बहुत लंबी चौड़ी परंपरा रही है। तो कुछ लक्षण ग्रंथकार और लक्षण ग्रंथों का यहाँ पे नाम दिया है। रीतिकाल के कुछ प्रमुख लक्षण ग्रंथ इस प्रकार से हैं, जिनमें से सबसे पहले चिंतामणि, काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, ऐसे ही मतीराम की रचना है रसराज, अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, सतसई आदि। भूषण जो रीतिकाल के बहुत अच्छे काव्य लिखने वाले वीर रस पे माने जाते हैं। तो भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश लिखा। वहीं कुलपति सिंह ने रस रहस्य, नक्षिक, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ऐसे ही मंडन कवि ने रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा, काव्य रत्न आदि रचनाएं लिखी। देव ने भी भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन आदि रचनाओं की रचना की। पद्माकर की रचनाएं जगत विनोद, पद्माभरण, प्रताप सिंह, विरुदावली, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। कवि गोप ने रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण और रामालंकार रचनाएं लिखी। ग्वाल कवि ने नक्षिक, अलंकार ब्रह्मभंजन, रस रूप कवि दर्पण रचना लिखी। भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, छंद प्रकाश आदि रचनाओं को लिखा। रसलीन कवि रसलीन ने अंग दर्पण, रस प्रबोध और सोमनाथ ने रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पचीसी रचना की। कवि दुल्हा ने कवि कुल कंठाभरण रचना लिखी। इसी तरह से हठी जी, श्री राधा सुधा शतक, ऐसे ही प्रताप सिंह ने व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद आदि रचनाओं की रचना की। इसी प्रकार से रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से लक्षण ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।